चैप्टर 1 धोखा। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सुनसान सड़क पर कुछ स्ट्रीट लाइट्स उजाला बिखेर रही थी। उसी सड़क पर एक लड़की तेजी से भाग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे जिनसे हल्का सा खून निकल रहा था। शरीर पर भी ताजे घाव थे जिनसे अभी खून बह रहा था। पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी जिस कारण पैर बुरी तरह छिल चुके थे, पर इसकी परवाह किए बिना वो लड़की भागती जा रही थी। अचानक वो किसी से टकराकर नीचे गिर गई। उसने सर उठाकर देखा तो ये उसका मंगेतर था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वो खड़ी हुई और अपने मंगेतर की ओर बढ़ते हुए बोली, पार्थ, प्लीज मुझे बचा लो वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। और जैसे ही उसने पार्थ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने जोर से उसके मुंह पर एक तमाचा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया और एक सर्द आवाज में कहा, अपेक्षा, दूर रहो मेरे पति से। अपेक्षा को ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने जब देखा तो हैरान रह, ये उसकी चचेरी बहन भूमिका थी। अपेक्षा ने ध्यान से भूमिका की तरफ देखा तो भूमिका दुल्हन के जोड़े में थी। उसकी मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र लटक रहा था। फिर उसने पार्थ की ओर देखा जो बड़े प्यार से भूमिका को देख रहा था। वो बार बार उन दोनों को देख रही थी। भूमिका ने जब उसे खुद की ओर देखता पाया तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, अभी कुछ देर पहले ही हमारी शादी हुई है। और एक मजाक भरे लहजे में पार्थ से कहा, पार्थ बेबी देखो ना, हमने शादी कर ली और अपेक्षा को तो बुलाना भूल ही गए। पार्थ ने कहा, अरे भूमि, तुम्हारी हमारी शादी में कैसे आती, वो तो घर से भाग गई ना। अपेक्षा ने हैरानी से उन्हें देखा और चिल्लाते हुए पूछा, क्या चल रहा है ये? पार्थ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है ये? अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम्हें कोई बात जल्दी समझ में आती कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बात यह है कि कुछ देर पहले सबको पता चला कि तुम मुझे मंडप में छोड़कर भाग गई हो, इसलिए दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए भूमिका को मुझसे शादी करनी पड़ी। अपेक्षा ने हैरानी से कहा, मैं भागी नहीं थी, मुझे किडनैप किया गया था। भूमिका बोली, ये बात तो सिर्फ हम जानते हैं कि तुम्हें किडनैप किया गया, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ही शादी से गायब करवाने वाले हम ही तो थे, ताकि हम बिना किसी परेशानी के एक साथ आ सके। अपेक्षा ने लगभग चीखते हुए कहा, क्या? लेकिन क्यों? पार्थ, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में होते हुए मेरी ही बहन के साथ मुझे कैसे चीट कर सकते हो? पार्थ ने कहा, मैं और भूमि तो बहुत पहले से ही साथ थे। तुमसे तो मैंने बस प्यार का नाटक किया, क्योंकि हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए थी जो कि हमें मिल चुकी है। अब तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। अपेक्षा को जैसे एक गहरा सदमा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए भूमिका से पूछा, भूमि, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की, तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। भूमिका जोर जोर से हंसने लगी और अचानक उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। नफरत है मुझे तुमसे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुम हर एक चीज में मुझसे आगे रही। हर एक चीज तुम्हें आसानी से मिल जाती थी, जबकि उसी चीज को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने गोद लिया था। तुमसे खून का रिश्ता न होने के बावजूद दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, लेकिन मेरा क्या? उनका अपना खून होने के बावजूद उन्होंने मुझे कभी अपनी पोती नहीं माना, और तुम्हारे ही कारण मेरे पापा मुझे तुमसे कंपेयर करते रहे। अब अगर तुम मर जाओगी तो पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी, पार्थ भी मेरा, और मुझे मेरे पापा का प्यार भी मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए भूमिका ने एक नुकीली चीज अपेक्षा की गर्दन में चुभा दी। फिर पार्थ बोला, चिंता मत करो डियर अपेक्षा, अब बस कुछ ही देर में इस जहर के असर से तुम मर जाओगी। वैसे काफी खोजबीन से हम पता चला कि विक्रम राजावत तुम्हारा असली बाप है। वो सच में तुम्हें देखने के लिए इतना तड़प रहा है कि फिलहाल वो बिस्तर पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और तुमने उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया।
चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम्हारी प्रॉपर्टी तक पहुंचना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता। चलो बहुत हो गई बातें, अब तुम आराम से हमेशा के लिए सो जाओ। इसके साथ ही पार्थ ने भूमिका को कमर से पकड़ा। दोनों ने एक नज़र अपेक्षा की ओर देखा और फिर वहां से चले गए। अपेक्षा के दिल में जोर से दर्द होने लगा। वो समझ गई थी कि अब वो जल्द ही मरने वाली है। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने अपने दादाजी की बात नहीं मानी जब उन्होंने उसकी सगाई रुद्राक्ष से तय की। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड युविका ने उसे पार्थ की सच्चाई बतानी चाही तो क्यों उसका भरोसा नहीं किया। क्यों एक बार भी उसने अपने असली पिता विक्रम जी की बात ठीक से नहीं सुनी। पछतावा सिर्फ तभी क्यों होता है जब हम कुछ करने की हालत में नहीं होते। उसने मन ही मन खुद से एक वादा किया, इस जिंदगी के बाद भी अगर मुझे जीने का मौका मिलता है तो जो कुछ मेरे साथ गलत हुआ है वो सब ठीक करना चाहूंगी। जो लोग सचमुच मेरी परवाह करते थे उनका एहसान चुकाना चाहूंगी और जिन्होंने मुझे धोखा दिया उनसे बदला जरूर लूंगी। इसके साथ ही उसके दिल का दर्द बढ़ने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर की हलचल बंद होने लगी और जो लाइट्स अब तक सड़क पर उजाला कर रही थी वो सारी अचानक एक साथ बंद हो गई। चैप्टर 2, दूसरा मौका नहीं। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बस एक मौका चाहिए। क्या पता मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। मेरी ही गलती है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ मैं। गलत लोगों पर भरोसा किया मैंने। दादाजी और युविका ने जब मुझे वार्न किया था मुझे तभी उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। पापा से मैं नफरत करती रही जबकि वो मुझे देखने के लिए तड़पते रहे। एक बार उनकी बात सुन लेती तो क्या चला जाता मेरा। शायद मुझे खुद से दूर करने की कोई बड़ी वजह रही होगी। और रुद्राक्ष, उससे मिल लेती एक बार तो शायद मैं सब कुछ बर्बाद होने से बचा सकती थी। आखिर बचपन का दोस्त था वो मेरा। पर अब पछताने का क्या फायदा। लेकिन एक मिनट, मैं तो मर चुकी हूँ ना, तो फिर मैं सोच कैसे रही हूँ। मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है। अपेक्षा ने झटके से अपनी आंखें खोली। वो पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी और हौंफ रही थी। उसने असमंजस की स्थिति में अपने आसपास देखा तो वो किसी सड़क में नहीं अपने पुराने कमरे में थी। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो ये कोई शादी का जोड़ा नहीं बल्कि शॉर्ट्स और टी शर्ट थी। वो जल्दी से बेड से खड़ी हुई और शीशे की ओर भागी। खुद को देखकर वो एकदम चौंक गई क्योंकि ऐसी वो तब दिखती थी जब वो लगभग 17-18 साल की थी। गेहुआ रंग, गोल चेहरा, काले लंबे बाल, भूरी आंखें और ठीक ठाक फिगर, न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली और लंबा कद। वो दिखने में बहुत क्यूट और सुंदर थी। वो सोचने लगी कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। उसने खुद को पिंच किया तो खुद को चीखने से रोक नहीं पाई। नहीं, ये कोई सपना नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी बार मैंने जब खुद को देखा था तब मैं ऐसी नहीं दिखती थी। तब मैं दुबली पतली थी, बाल ज्यादा लंबे नहीं थे और चेहरा पतला और लंबा था, और ये सब मैंने पार्थ को इम्प्रेस करने के लिए किया था। क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? ओह नो, ये सब तो मैं बस किताबों में ही पढ़ती थी, ये रियल लाइफ में मेरे साथ हो रहा है। अपेक्षा ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन पर अलार्म बजा। उसने फोन उठाया, अलार्म बंद किया और डेट चेक की तो हैरान रह गई। तारीख थी 25 जुलाई 20 अस्क। आज तो उसका 18वां जन्मदिन था। आज के ही दिन से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। उसका रुद्राक्ष से सगाई के लिए मना करना, दादाजी को हार्ट अटैक आना, उसकी बेस्ट फ्रेंड युविका का उसे छोड़ उसके पेरेंट्स के पास वापस चले जाना और फिर उसकी खुद की मौत। लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ होने नहीं देगी। अपेक्षा ने खुद से वादा किया, भूमिका और पार्थ, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया उसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगे। दादाजी और युविका को इस बार मैं खुद से दूर नहीं होने दूंगी और पापा को उनकी बेटी जरूर वापस मिलेगी। वो अभी अपनी सोच में ही गुम थी कि उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और युविका भागते हुए अंदर आई और अपेक्षा के गले लग गई और प्यार से बोली, हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल, लव यू सो मच। अपेक्षा युविका को देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि जब अपेक्षा के अडॉप्टिव पेरेंट्स की डेथ हुए तब से ही युविका उसके साथ रहती थी।
उसके माँ पापा बिजनेस के कारण विदेश जा चुके थे, लेकिन अपेक्षा के कारण युविका ने इंडिया रहने का ही मन बना लिया था। इसलिए दादाजी के कहने पर युविका के पेरेंट्स ने उसे यहाँ रुकने की इजाज़त दे दी थी और फिर अपेक्षा के दादाजी उसके लीगल गार्जियन बन गए। तब से ही युविका अपेक्षा के घर में रहती थी, लेकिन जब उसने भूमिका और पार्थ की सच्चाई अपेक्षा को बतानी चाही तो अपेक्षा ने उसका भरोसा नहीं किया। इसलिए युविका अपने पेरेंट्स के पास लौट गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, थैंक्स मेरी जान, लव यू टू। युविका अपेक्षा से अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, ये क्या, तू अभी तक नहाने नहीं गई? अरे यार, तुझे याद नहीं, आज हमें दादाजी के साथ मंदिर जाना है और फिर रात को होने वाली पार्टी की तैयारियां भी करनी है। अपेक्षा को याद आया कि आज ही के दिन रुद्राक्ष के साथ उसकी सगाई की अनाउंसमेंट होनी थी, पर भूमिका की बातों में आकर उसने बिना रुद्राक्ष से मिले सगाई के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण दादाजी बहुत दुखी हुए और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। युविका ने अपेक्षा को थोड़ा हिलाया और कहा, कहाँ खो गई? जा जल्दी, और हाँ, अभी तू वो ड्रेस पहनेगी जो दादाजी ने तेरे लिए दी है, और रात की पार्टी में वो वाली वो मैं सिलेक्ट करूंगी। फिर उसने अपेक्षा को बाथरूम में धक्का दिया और रूम से बाहर चली गई। अपेक्षा जब नहाकर बाहर आई तो उसे बिस्तर पर एक पीले रंग का कुर्ता, हरे रंग का चूड़ीदार सलवार और हरे रंग की बनारसी चुन्नी थी। इन कपड़ों को देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पार्थ को इंडियन कपड़े ज्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए भूमिका के कहने पर उसने ये ड्रेस नहीं पहनी, बल्कि भूमिका की लाई हुई एक फ्लोरल ड्रेस पहन ली थी, जिसे देखकर उसके दादाजी दुखी तो हुए लेकिन कहा कुछ नहीं। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सोचकर अपेक्षा ने वो सलवार सूट पहन लिया और सिक्योरिटी को फोन किया कि दादाजी की इजाजत के बिना फिलहाल घर में किसी को एंट्री न दी जाए, भूमिका को भी नहीं। चूंकि अपेक्षा एक बहुत अमीर परिवार से थी, इसलिए सिक्योरिटी का होना जायज था। वो तैयार हो ही रही थी कि युविका आई और उसकी तैयार होने में मदद करने लगी। अपेक्षा ने खुद को शीशे में देखा तो खुद को ही प्यार ने निहारने लगी। आज उसने सूट के साथ बड़े बड़े मैचिंग झुमके पहने हुए थे, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी। बाल गीले थे, इसलिए खुले छोड़ रखे थे। कुल मिलाकर वो बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी। युविका ने उसे देखा और ड्रामा करते हुए कहा, हाय, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को, और एक काजल का टीका उसके कान के पीछे लगा दिया। अपेक्षा मुंह बनाकर उसे देखने लगी तो युविका ने कहा, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन ऐसे मत देख मुझे, तेरे जीजू बुरा मान जाएंगे। फिर सीरियस होते हुए बोली, चल अभी, दादाजी कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपेक्षा ने खुद को एक बार फिर शीशे में देखा और युविका के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी तो उसने देखा उसके दादाजी सोफे पर बैठे हुए उसका ही इंतजार कर रहे थे। टेबल पर पूजा का काफी सारा सामान, गरीबों के लिए खाना, कपड़े और कंबल थे। अपने दादाजी को जिंदा और हेल्थी देखकर अपेक्षा बहुत खुश थी। उसने दादाजी के पैर छुए और उनके गले लग गई। उसके दादाजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। अपने दादाजी की आवाज़ सुनकर अपेक्षा बहुत इमोशनल हो गई थी, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, थैंक यू दादाजी, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। चलिए अब जल्दी से मंदिर चलते हैं, फिर मुझे युवी के साथ शॉपिंग भी जाना है। अपेक्षा को इतना खुश देखकर उसके दादाजी के चेहरे पर दुख के भाव आ गए, पर उन्होंने जल्द ही खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, जैसा आप कहें प्रिंसेस। जैसे ही अपेक्षा घर से बाहर निकली उसने भूमिका को सिक्योरिटी गार्ड से बहस करते हुए देखा, पर अपेक्षा ने उसे इग्नोर किया। फिर युविका और दादाजी के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए निकल गई और भूमिका गुस्से में उन्हें जाता हुआ देख रही थी और मन ही मन बोली, मुझे इग्नोर करके तुमने ठीक नहीं किया अपेक्षा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम एंजॉय कर लो क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वही कार में बैठी हुई अपेक्षा सोच रही थी, भूमिका को इस अचानक इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा, वरना उसे मुझ पर शक हो सकता है। अब मुझे सब कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा।
वो अभी सोच ही रही थी कि दादाजी ने कहा, बेटा मंदिर से घर आने के बाद हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद तुम और युविका शॉपिंग करने जा सकती हो। अपेक्षा ने कहा, जी दादाजी जैसा आप कहें। उसे पता था कि दादाजी को उससे क्या बात करनी है, इसलिए वो पहले से ही इस चीज के लिए तैयार थी। चैप्टर 3 असली पहचान। मंदिर से घर आने के बाद सत्य प्रकाश जी, अपेक्षा के दादाजी, स्टडी रूम में चले गए और अपेक्षा को साथ आने के लिए कहा। अपेक्षा ने युविका से कहा, युवी तू तब तक मेरे रूम में जा और जो जो आज खरीदना है उसकी लिस्ट बना ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और युविका के गाल पर एक किस करके अपने दादाजी के पीछे चली गई। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद उसने अपने दादाजी से कहा, क्या बात है दादाजी? आपने मुझे स्टडी रूम में बुलाया, इसका मतलब बात बहुत जरूरी है। दादाजी ने अपेक्षा बैठने के लिए बोला और एक गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया। बहुत साल पहले मैंने अपने एक दोस्त अमर प्रताप से वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी उसके पोते रुद्राक्ष से करवाऊंगा। हालांकि ये फैसला तुम्हारा और रुद्राक्ष का होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो या नहीं। मेरा दोस्त कई साल पहले गुजर गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ये वादा पूरा करूँ। मेरी रुद्राक्ष से बात हो गई है, उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इतना चाहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स न करूँ। अगर तुम चाहोगी तो ही ये शादी होगी। अपेक्षा ने पूरी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचने लगी, रुद्राक्ष से शादी का आइडिया बुरा नहीं है, आखिर वो मेरे बचपन का दोस्त है और भरोसे के लायक भी है। पिछली जिंदगी में भी मेरे शादी से मना किए जाने पर उसने हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, और तो और वो पार्थ और भूमिका की सच्चाई मुझे बताना चाहता था, पर मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपकी चॉइस पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए बेस्ट ही चुनेंगे, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पहले पढ़ाई पूरी करके कुछ बनना चाहती हूँ। सत्य प्रकाश जी को अपेक्षा के इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें नहीं लगा था वो इतनी आसानी से मान जाएगी। वो हंसते हुए बोले, बेटा इतनी जल्दी मैं भी तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहता, अभी तुम सिर्फ सगाई कर लो, शादी का बाद में सोचेंगे। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, मुझे तुम्हें कुछ बताना भी था, पर प्लीज पहले पूरी बात सुन लेना फिर कोई फैसला लेना। ये बात सुनकर अपेक्षा सोच में पड़ गई कि अब क्या बात हो सकती है, पिछली जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर उसे याद आया कि शादी की बात सुनते ही वो गुस्से में बाहर चली गई थी, क्योंकि उस समय उसे पार्थ पसंद था, इसलिए उसने अपने दादाजी की पूरी बात नहीं सुनी। अपेक्षा ने कहा, ठीक है आप आगे बोलिए। सत्य प्रकाश जी ने बोलना शुरू किया, अपेक्षा तुम मनोज और विद्या, अपेक्षा के अडॉप्टिव पेरेंट्स, की असली बेटी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे असली माता पिता का नाम है मानवी राजावत और विक्रम राजावत। मानवी मेरी बेटी थी, इसलिए मैं तुम्हारा दादाजी नहीं नानाजी हूँ। फिर उन्होंने अपेक्षा की ओर देखा जिसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे अब समझ आया कि गोद ली हुई बेटी होने के बावजूद सारी प्रॉपर्टी उसे कैसे मिली। इसका मतलब भूमिका पूरी सच्चाई नहीं जानती थी। फिर अपेक्षा ने सत्य प्रकाश जी से पूछा, अगर मेरी असली माँ आपकी बेटी है तो मैंने उन्हें कभी देखा क्यों नहीं? वो नहीं कभी मुझसे मिलने आई और न ही आपसे, ऐसा क्यों? सत्य प्रकाश जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मरने से पहले वो तुम्हें मुझे सौंप गई थी और उसने मुझसे वादा लिया था कि सही समय आने से पहले मैं किसी को ये न बताऊं कि तुम मेरा ही खून हो। आज तक सभी को यही लगता रहा कि मनोज ने तुम्हें गोद लिया था, लेकिन ये सिर्फ हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारी असली पहचान सामने न आए और तुम सुरक्षित रहो। यहाँ तक कि विक्रम को हमने तुमसे कभी मिलने नहीं दिया ताकि जो तुम्हारे दुश्मन हैं उन्हें शक न हो। सबके लिए तुम अपनी माँ के साथ मर चुकी हो। बस मैं और तुम्हारे पापा ही जानते हैं कि हमने किस तरह तुम्हें सबसे बचाकर रखा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान जानो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। ये सब सुनकर अपेक्षा अपनी जगह पर जम चुकी थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अपनी पिछली जिंदगी में अपने पापा की बात नहीं सुनी। खैर अब जो हो गया उसे दोबारा सोचने का कोई फायदा नहीं है। उसने सत्य प्रकाश जी से पूछा, दादाजी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ शुरू से समझा दीजिए ना।
सत्य प्रकाश जी बोले, बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, ये सब मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। अभी तुम रात को होने वाली पार्टी की तैयारी करो। और हाँ, आज तुम अपने असली पिता और भाइयों से मिलेगी जो तुम्हें कब देखने के लिए तरस रहे हैं। तुम्हें खुद से दूर करना विक्रम की मजबूरी थी, इसलिए उस पर गुस्सा मत होना और उसकी हालत समझने की कोशिश करना। अपेक्षा ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादाजी, सब अच्छा होगा। वैसे मेरे कितने भाई हैं और मैं उनसे कब मिलूंगी? सत्य प्रकाश जी बोले, तुम्हारे 2 भाई हैं। बड़ा भाई सिद्धक राजावत 22 साल का है और दूसरा भाई तुमसे सिर्फ 15 मिनट बड़ा है, उसका नाम है आर्यन राजावत। और मैं तुम सबको आज इसलिए मिलवाना चाहता हूँ ताकि तुम और आर्यन अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि तुम विक्रम की बेटी हो। बाकी बातें रात को मिलकर करेंगे। दादाजी, मेरी असली पहचान के बारे में और कौन कौन जानता है? अपेक्षा ने पूछा। तो सत्य प्रकाश जी बोले, युविका के माँ पापा और रुद्राक्ष के दादी दादाजी, इन लोगों की ही मदद से हम तुम्हारी पहचान सुरक्षित रख पाए, वरना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता। इतने सालों तक हमने तुम्हारे माता पिता के सारे दुश्मनों का पता लगाया है, इसलिए अब सबके सामने तुम्हारी असली पहचान लाना जरूरी है। लेकिन कुछ समय बाद। फिलहाल तुम जाओ और रात की पार्टी की तैयारी करो। तुम किसी चीज की कोई टेंशन मत लो बेटा, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपेक्षा ये सब सुनकर भावुक हो गई और अपने दादाजी के गले लगते हुए बोली, आई लव यू दादाजी, थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए। सत्य प्रकाश जी बोले, बच्चे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है दादाजी, न सही मैं तुम्हारा नाना जी तो हूँ ही। ये तो तुम्हारे लिए मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ भी चाहिए। चलो बहुत हो गई बातें, अब जल्दी जाओ, युविका तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अपेक्षा बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी। वैसे दादाजी, क्या मैं ये बातें युविका से शेयर कर सकती हूँ? तो सत्य प्रकाश जी बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रात तक वैसे भी उसे सब पता लग ही जाएगा और तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी के बाद मिलेंगे। अपेक्षा अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, बाय दादू, और उसने उनके माथे पर एक किस की और रूम से बाहर भाग गई। उसकी इस हरकत पर सत्य प्रकाश जी मुस्कुराने लगे और बोले, गॉड ब्लेस यू बच्चा, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। वो भी ऐसी ही थी, प्यारी और समझदार। फिर उन्होंने अपने स्टडी टेबल के ड्रॉ से एक लड़की की तस्वीर निकाली। वो लड़की बिल्कुल अपेक्षा के जैसी दिखती थी, पर ये अपेक्षा नहीं, उसकी माँ मानवी थी। सत्य प्रकाश जी तस्वीर को देखते हुए बोले, बहुत जल्द ही हमारा इंतजार खत्म होगा और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा मेरी राजकुमारी।